हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि काउंटिंग में और जीएसटी चैप्टर में टाइप्स ऑफ डीलर के बारे में, कि डीलर आखिर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, उससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर डीलर कौन होंगे। तो जिनका बिजनेस जो है वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो वो क्या बोले जाएंगे? डीलर बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? डीलर बोले जाएंगे। और यही डीलर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्योंकि याद रखिएगा, डीलर को आखिर दो भाग में बांटने का रीजन क्या है, मतलब क्या है, आया समझे ना। अगर जो बिजनेस है, और बिजनेस अगर जो टर्नओवर है या अगर जो अदर कैटेगरी में है, तो ये कंपल्सरी उसको रजिस्ट्रेशन कराना हो। लेकिन अगर जो आप खुद बताइए कि अगर जो जाना एक जगह, कितनी जगह जाना है? एक जगह। और अगर जो यहाँ पे 100 लोगों को एक बार भेज दिया जाए तो समस्या होगा कि नहीं होगा? होगा ना, समस्या होगा ही होगा। तो वही जीएसटी का प्रोसेस ये है कि जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जो डीलर उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? दो भागों। कि जिनका टर्नओवर अधिक है वो रेगुलर में आ जाएंगे, और जिनका टर्नओवर कम है वो किसमें आ जाएंगे? कंपोजिशन। याद रखिएगा, ये मत लिखिएगा, कभी टेस्ट लिया जाएगा कुछ बच्चे लिख देते हैं कि रेगुलर डीलर, कि जो डेली का डेली ट्रांजेक्शन करे वो रेगुलर है, और जो कभी कभी ट्रांजेक्शन करे वो कंपोजिशन। ऐसा नहीं है, इसका लिमिटेशन फिक्स है। अभी हम बता भी रहे हैं, समझ लीजिए। तो जो ये 1 करोड़ दिया है ना, तो इसको 1.5 करोड़ कर लीजिएगा नोट से। जो कि पहले 1 करोड़ ही था, लेकिन बाद में बढ़ा कर कितना कर दिया गया? 1.5। यहाँ ऊपर भी और कंपोजिशन वाले में कितना रहेगा? 1.5 करोड़। क्लियर है ना? दोनों जगह कितना रखना? 1.5 हो गया। बस आपको 1 है, बस उसमें छोटा सा पॉइंट करके 5 लगा लीजिए, बस हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब ये समझिए आखिर डीलर को दो भाग में बांटा क्यों गया। तो जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेते कि जाना एक ही जगह पे है और कितने लोग जाएंगे? समस्या होगा ना। तो इसी प्रोसेस को आसान बनाना है, तो दो भाग में डिवाइड कर दे कि 50 लोग एक बार जाएंगे और 50 लोग एक बार जाएंगे। तो कुछ आसान रहेगा कि नहीं रहेगा? आसान रहेगा ना। तो यही जीएसटी प्रोसेस को आसान करने के लिए बनाया गया क्या? रेगुलर और कंपोजिशन। क्या बनाया गया? रेगुलर और कंपोजिशन। तो रेगुलर कौन होंगे और कंपोजिशन कौन होंगे? रेगुलर स्कीम में कौन आएंगे और कंपोजिशन स्कीम में कौन आएंगे? अब हम लोग को जानते। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है टाइप्स ऑफ डीलर। डीलर के प्रकार। जो कह रहा है डीलर को एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया। कि जो डीलर हैं और जो टर्नओवर कर रहे हैं, तो उनके टर्नओवर के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। जो पहला कह रहा है रेगुलर डीलर और दूसरा कंपोजिशन डीलर। इतना समझ आ रहा है ना। अब याद रखिए, अगर जो टर्न ओवर 40 लाख से अधिक अगर जो चला गया, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? कंपलसरी। या हम लोग मॉनेटरी फील्ड पढ़े थे, पढ़े थे मॉनेटरी फील्ड ना। अब अगर जो मॉनेटरी फील्ड में आ जाते हैं तो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये तो इतना क्लियर है ना। अब अगर जो आपका बिजनेस है, क्या है? बिजनेस। और अगर 40 लाख प्लस है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। आया समझे ना। लेकिन जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे ना, तो आपको दो कैटेगरी मिलेगी। कितना कैटेगरी? दो। जो पहला क्या होगा? रेगुलर, और दूसरा कंपोजिशन। तो अब हम लोग को ये जानना है कि रेगुलर वाले में कौन जाएंगे और कंपोजिशन वाले में कौन जाएंगे। आया समझे ना। तो यहाँ पर देखिए दे रहा ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, यानी कि एनुअल एग्रीगेट का मतलब क्या होगा? एक साल का जो टर्नओवर है वो क्या होगा? ये बनवाया अभी 1.5 करोड़। क्या बोलेंगे? 1.5 करोड़ रुपए से यदि ज्यादा है तो उन्हें अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी के रेगुलर स्कीम में कराना। अब इतना समझिए कि अगर 40 लाख से अधिक गया तो रजिस्ट्रेशन कराना। आया समझे ना। तो जब तक 40 लाख से अधिक है और 1.5 करोड़ से कम है, तो किस स्कीम में रहना होगा? कंपोजिशन। लेकिन जैसे ही 10.5 करोड़ से ऊपर गया
तो किस स्कीम में आना होगा? रेगुलर में आना। ये समझा रहा है ना? जो आगे कह रहा है जीएसटी की रेगुलर स्कीम में कराना होता है, अगर ऐसे डीलर को अपना टैक्स मंथली या क्वार्टरली जमा करना। अब इसके पहले देखिए आप लोग पढ़े हैं कि जीएसटी को रिटर्न भी करना होता है, जो हम आपको बताए थे। स्ट्रक्चर याद है ना कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर कौन होगा? मैन्युफैक्चरर कितना दे दिया ये टैक्स? मैन्युफैक्चरर किससे लेगा? होलसेलर से। किससे लेगा? होलसेलर। कितना लेंगे? सपोज करिए होलसेलर किससे लेगा? रिटेलर से। कितना ले लेगा? 7। और रिटेलर ले किससे? कस्टमर से। कितना? तो ये तो 5 रुपए पहले किसको चला गया? गवर्नमेंट को। तो कितना एक्स्ट्रा लिया है? ये 1 रुपया एक्स्ट्रा लिया है ना। अब यही 1 रुपया अपने गवर्नमेंट को जमा करे। कितना रुपए? जो यहाँ पे कह रहा है कि जो रेगुलर डीलर है ऐसे डीलर अपना टैक्स क्या करेंगे? या तो मंथली या तो क्वार्टरली जमा करना होता है। तो अगर जो मैन्युफैक्चरिंग का टर्नओवर अधिक है और रेगुलर स्कीम में है तो इनको या तो मंथ में ही जमा कर लेना होगा। कब जमा करना होगा? मंथ में या तो क्वार्टर। इतना क्लियर हो रहा है ना? और आगे कह रहा है इसमें ये वाला है ना, जमा करना होता है ऐसे डीलर को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करना हो कि अगर जो भी रेगुलर डीलर हैं अगर जो उनको टैक्स पेमेंट करना है तो एक फार्मूले का इस्तेमाल करना हो। जो आ रहा है जो 1 जनवरी 2021 से क्यूआरपीएम यानी क्यूआरपीएम का मतलब क्या होगा? क्वार्टर रिटर्न भी कर सकते हैं। यानी कि जनवरी को अगर जनवरी 1 जनवरी को चाहे तो सारा एक ही बार लाकर 1 जनवरी को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो कह रहा है जीएसटी पेएबल कि जीएसटी का पेएबल अमाउंट कब निकलेगा? तो जब टैक्स लायबिलिटीज में से इनपुट है यानी कि आईटीसी जब माइनस करेंगे तो आप लोग पढ़े ना टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है? क्या होता है टैक्स लायबिलिटी? अस्तित्व। खड़े जाओ मिथुन, तो तुम्हें खड़ा कराएंगे। बताओ टैक्स लायबिलिटीज। हाँ जब हम बिजनेस करते हैं बिजनेस करते समय जो भी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं तो बताओ और बात। बिजनेस करते हैं बताओ जी राम से खड़े हो। बताओ नोट्स मत देखो, बंद कर दो, बंद कर नोट पढ़ा। बताओ जल्दी खड़े जाओ। टैक्स लायबिलिटीज बताओ। हाँ ठीक। बताओ समझो। इसलिए बोले थे पढ़ करके रखिए, आगे जरूरत आएगा हम बताएंगे नहीं। और रिपीट कर दो। दे दे वो क्या कहलाता है? आप बताइए। हाँ एक बार आप मुझसे हम कैसे जानेंगे आपकी बिल्कुल सटीक बताएं। और सटीक कभी याद होगा? अभी इस समय जब तक नोट्स में देखेंगे नहीं तो खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बताओ आईटीसी बताओ। व्हाट इज आईटीसी? बताओ जी बगल में कौन? बताओ बताओ आईटीसी। आईटीसी टैक्स लायबिलिटी बताओ।
शांत रहो, बताए मैं मुर्गा बनवा देती, शांत रहो। नहीं पता, बड़े ये सबसे बड़े ये नहीं पता है। बताओ जी, खड़े रहो, बताओ टैक्स लायबिलिटी। जब तक ये दोनों नहीं बता रहे तब तक हम जीएसटी पेपर नहीं निकाल पाए। आप बताइए, जब हम बिजनेस और टैक्स देखते हो आप बताइए क्या क्या जाते हैं। मुझे सही बोला है, मिथुन पिटाएगा तुम्हें पिटाओ। कैसे लिखा है? हाँ, तुम इसके पहले क्या बोले? अच्छा, सबसे पहले जब हम तुमसे पूछे तुम क्या जवाब दिए? पिटाओ तो झूठ बोलोगे, सेल का तुम नाम भी नहीं लिए, नाम लिए तो हम क्या सही मानेंगे इसको? जब सेल से ही संबंधित, जब सेल ही नहीं तो तुम क्या मानेंगे, तुम बताओ। बैठिए लोग, अन्य हम पहले ही बोले थे कि आगे हम बताएंगे, आप लोग याद करके रखिएगा और ये याद करके रखें, समझ लीजिए, अब दोबारा नहीं समझाएंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया था टैक्स लायबिलिटीज और आईटीसी। आईटीसी क्या होता है और टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है, तो आप लोग ये पढ़े है ना, इनवार्ड और आउटवार्ड। इनवार्ड क्या कहलाता है? परचेज परचेज कहलाता है, और परचेज होने पर आईटीसी प्राप्त होता है, आप लोग पढ़े है ना। और आउटवार्ड क्या होता है? सेल, और सेल करने पर टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाता है, ये पढ़े है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि आईटीसी क्या है और टैक्स लायबिलिटीज क्या है। तो परचेस करते समय गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं, जो टैक्स अमाउंट पे करते हैं वो हमारा आईटीसी कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। और अगर जो कोई गुड्स हम सेल करते हैं तो गुड्स सेल करते समय गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी कलेक्ट करते हैं, वही जो कलेक्ट करते हैं टैक्स अमाउंट वही हमारा क्या कहलाता है? टैक्स लायबिलिटी कहलाता है। अब आ रहा समझ में ना? अब चलिए समझ लीजिए कि अभी हम क्या किए, 100 रुपए का कोई सामान सेल किए और 5 रुपए क्या, सॉरी पहले लेते हैं परचेज, क्या कर लिए? परचेज कर लिए, कितने रुपए का? प्लस 5 रुपए हम क्या ले लिए? टैक्स ले लिए। 5 रुपए क्या ले लिए? टैक्स। तो सेल परचेज करते समय यदि हम दिए हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? आईटीसी, जो बाद में हमको रिसीव हो जाएगा, ये आप लोग पढ़े हैं ना, प्राप्त हो जाता है। इतना क्लियर है ना? तो अगर जो 120 रुपए का 110 का 5% 5 रुपया होगा तो 110 रुपया 100 रुपए में तो नहीं बेचेंगे ना, 110 या 20 या 30 ऐसे ही बेचेंगे ना। तो मान लेते हैं कि यही गुड्स हम सेल कर रहे हैं, तो सेल करते समय 120 रुपए में सेल किए तो 5% कितना हो जाएगा? 6 रुपए। तो उस कस्टमर से हम कितना रुपए ले लिए? 6 रुपए ले लिए टैक्स के रूप में ना। तो जो सेल करते समय लिए वो हमारा क्या कहलाएगा? टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। आ रहा समझ में ना? तो अब हमको क्या निकालना है? जीएसटी पेएबल निकालना, ये निकालना है ना। तो फार्मूला को क्या पढ़े हैं कि टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करना है किसको? इनपुट टैक्स यानी कि आईटीसी को। तो टैक्स लायबिलिटी यही है ना, माइनस आईटीसी। तो टैक्स लायबिलिटी कितना है? माइनस आईटीसी कितना है? बराबर कितना बचेगा? ये क्या हो जाएगा? जीएसटी पेएबल। अब क्लियर हो रहा है ना? याद रखिए, सबसे पहला हमने अभी आपको बताया रेगुलर डीलर, और रेगुलर डीलर कौन होंगे? तो जिनका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से अधिक होगा
तो उनको किस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? रेगुलर स्कीम में कराना होगा। और जो भी रेगुलर स्कीम में डीलर आ जाएंगे उनको अपना टैक्स क्या करना होगा? मंथली या तो क्वार्टरली जमा करना होगा। और इनको अपना जीएसटी जमा करने के लिए फार्मूला यूज करना होगा। जो फार्मूला क्या है? जीएसटी पेएबल बराबर टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स। यानी कि जीएसटी पेएबल अमाउंट कब निकलेगा? कि जब हम टैक्स लायबिलिटी से माइनस कर देंगे किसको? आईटीसी को। तो टैक्स लायबिलिटीज क्या है? तो जो सेल करते समय हम टैक्स कलेक्ट करते हैं हमारा टैक्स लायबिलिटीज है। और परचेज करने से जो टैक्स हम पे करते हैं हमारा क्या है? आईटीसी है। तो अब आपको जो था हम पहले बताया था आईटीसी प्राप्त हो जाता है। तो 5 रुपए कुछ हम दिए हैं तो 6 रुपए ले लिए। तो कितना 5 रुपए रख ले रहा है, तभी 3 रुपए पेमेंट करना है ना। तो 5 हमको प्राप्त हो गया और हम कितना गवर्नमेंट को देंगे? क्लियर है ना? वही बताए थे लगेगा कि हम दे रहे हैं लेकिन देता कोई बिजनेस वाला नहीं है। कौन देता है? कस्टमर। समझा रहा है ना? क्योंकि अगर हम अपने पास से 5 रुपए दिए थे तो कस्टमर से लेकर 5 रुपए अपने पास रख लिए और जितना एक्स्ट्रा लिए वही गवर्नमेंट को क्या कर दिए? पेमेंट। ये क्लियर है ना? हाँ, अगर जो अभी कोई दिक्कत हो रेगुलर वाले में तो पूछ लीजिए। रेगुलर क्या है? जिनका टर्नओवर 10.5 करोड़ से अधिक होगा वो क्या इसमें रहना रेगुलर स्कीम में। और अगर रेगुलर स्कीम है तो उनको टैक्स कब जमा करना होगा? मंथली या तो। ये क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? और उसके बाद से हम लोग पढ़े क्या इनका जीएसटी पेएबल अमाउंट कैसे निकलेगा। तो उसके लिए हमने एक हिंट दिया है आपको कि जीएसटी पेएबल निकालना है तो टैक्स लायबिलिटीज में से माइनस कर दें किसको? आईटीसी। और अगर पूछा जाए व्हाट इज आईटीसी तो क्या जवाब देंगे? परचेस करते समय गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स भी पे करते हैं। तो जो टैक्स का अमाउंट किया हमारे क्या कहलाता है? आईटीसी कहलाता है। याद रहेगा ना? और उसके बाद हम बताएं टैक्स लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होगा कर्ज। और जब आप किसी से बेचेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा लेकर आपके ऊपर कर्ज है कि नहीं है? इतना से तो सेंस लगा सकते हैं ना कि सेल करते समय गुड्स की कीमत के साथ जो कुछ एक्स्ट्रा टैक्स रुपए अमाउंट कलेक्ट करते हैं रिसीव करते हैं वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? टैक्स लायबिलिटी। और जीएसटी पेएबल जब निकालना होगा तो उसी टैक्स लायबिलिटीज में से जब आईटीसी को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वही हमारा क्या निकलेगा? जीएसटी पेएबल। इतना तो क्लियर है ना? तो अभी तक हम लोग ये जान गए कि रेगुलर डीलर क्या है। और रेगुलर के बाद फिर क्या दिया अगला? कंपोजिशन। क्या दिया है? कंपोजिशन। हाँ, एक और याद रखिए जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है वो बाध्य है कि उनको कंपोजिशन में नहीं रहना होगा। किसमें रहना होगा? रेगुलर। लेकिन जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो बाध्य नहीं। यदि वो चाहे तो रेगुलर में भी जा सकते हैं और यदि वो चाहे तो कंपोजिशन में भी रह सकते। नहीं, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, कंपोजिशन में आगे समझाएंगे इसका थ्योरी भी है। देखिए जस्ट इसके नीचे ही दिया होगा कंपैरिजन बिटवीन। नीचे जस्ट देखिए दिया है कंपैरिजन बिटवीन रेगुलर एंड कंपोजिशन। देखिए इस साइड कंपोजिशन और इस साइड रेगुलर। तो कंपोजिशन को कितना पेमेंट करना पड़ रहा है? 289 और रेगुलर को आया समझे ना? तो ये अभी समझा रहे समझ में आ जाएगा कैसे होगा। तो फिलहाल अभी ये रेगुलर क्या ये समझ में आ रहा है ना? और रेगुलर के बाद अगला क्या दिया है? कंपोजिशन। तो कंपोजिशन वाला देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम हो। कितना से? 1.5 करोड़ रुपए से क्या होगा? कम हो। याद रखिएगा नोट्स में 1 करोड़ ही है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि प्रतिदिन अपडेट होते रहता है। जब नोट्स बना था तो 1 करोड़ था। बाद में जब अपडेट में 2023 में तो कितना हो गया? 1.5। जब टर्नओवर लिमिटेशन पूछा है कितना? 1.5। यदि 1.5 करोड़ रुपए से क्या हो? कम हो तो वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकते। अब कोई जरूरी है कि कंपोजिशन में ही सिर्फ रहे। अगर ये चाहे तो रेगुलर में भी जा सकते। आया समझे ना? लेकिन जिनका अगर जो टर्नओवर अधिक है वो न चाहते भी उनको रेगुलर में रहना पड़ेगा, वो कंपोजिशन में नहीं आ सकते। इतना क्लियर है ना? अब आगे क्या रहा है? जैसे वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को प्रोसेस
को आसान बनाने के लिए, यानी कि जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया। हम पहले बताए कंपोजिशन और रेगुलर का इस्तेमाल कब किया गया, कि जीएसटी का प्रोसेस आसान रहे। जीएसटी का प्रोसेस क्या है, आसान। जैसे एक एग्जांपल दिए कि एक पैलेस है और वहां पे 100 लोग को एक साथ जाना हो, तो कुछ वहां पे डिफिकल्ट लगेगा, कुछ समस्या रहेगी। आया समझे ना। अब 100 लोगों से गवर्नमेंट अकेले है, 100 लोगों से टैक्स एक ही बार कलेक्ट करना, तो कुछ समस्या होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये भी दो कैटेगरी में बांट देगा। एक काम करिए, 50 लोग एक बार आइए और 50 लोग एक बार आइए। तो इन दोनों किसको पहले बुलाया जाए, किसको बाद में बुलाया जाए, तो कैटेगरी बांटना होगा ना। तो वही बांट दिया, जिनका टर्न 105 से अधिक है वो रेगुलर में, और जिनका 105 से क्या है कम है वो किसमें, कंपोजिशन। आया समझे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अब ये कंपोजिशन क्या, ये समझ आ रहा है ना। और वही कह रहा है कि जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। हाँ, जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कंपोजिशन और रेगुलर का इस्तेमाल। अब हम लोग ये तो पढ़े कि जो अगर जो रेगुलर हो तो वो जीएसटी पे कैसे करे, मंथली या तो क्वार्टर। और जीएसटी पेबल अमाउंट कब निकलेगा, टैक्स लायबिलिटीज में से आईटीसी को क्या करेंगे, तो रेगुलर के लिए है ना। तो कंपोजिशन के लिए क्या है, तो तेरा ऐसे डीलर को अपने टर्नओवर का निर्धारित परसेंटेज, करेक्ट रेट कितना है 1%। जो कंपोजिशन डीलर में आएंगे ना, याद रखें उनको आईटीसी प्राप्त नहीं होता। आईटीसी का मतलब समझ रहे हैं, जो अभी हम परचेज पर टैक्स दे रहे हैं वो इनको प्राप्त नहीं होगा कंपोजिशन वाले। जैसे दो व्यक्ति, वन और उसके बाद से पहला रेगुलर और दूसरा कंपोजिशन, तो जो रेगुलर है उनको आईटीसी बाद में मिल जाए। आया समझे ना, क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये टैक्स लायबिलिटीज में से आईटीसी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इनका आईटीसी बच जा रहा है ना। लेकिन जो कंपोजिशन होंगे वो अपने टर्नओवर, अगर जो एक साल में जो 10 लाख कमाए हैं ना, तो 10 लाख रुपए का यह क्या करेंगे, 1% अपने गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे, 1% गवर्नमेंट को क्या करेंगे। अगर ये 100 रुपए भी कमाए एक साल में, तो एक साल में जो 100 रुपए हुआ इसका 1% क्या करेंगे, अपने गवर्नमेंट को पेमेंट कर। इतना क्लियर हो रहा है ना, कितना परसेंट, 1%। तो क्या इनको इनका किसी प्राप्त होगा, जितना कमाए उसी के 1% दे देंगे, इनको मिलेगा कहाँ से। तो ये याद रखिए, कंपोजिशन डीलर का किसी प्राप्त नहीं होगा। जो आगे बता भी रहा है, और उसमें क्या क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसे डीलर को न तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और न ही टैक्स इनवॉइस करने के लिए कोई आवश्यक रूल प्रोड्यूस के फॉलो करना पड़ता है। कि जो अगर जो कंपोजिशन में आ जाएंगे ना, कोई जरूरी नहीं अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रख, कितने का परचेज की, कितने का सेल की, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना हानि हुआ, ये सारे को मेंटेन करने का सकता नहीं। और कोई जरूरी भी नहीं कि लोग टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। जस्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे इनवॉइसिंग, और इनवॉइस दो प्रकार का होता है, एक टैक्स इनवॉइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। जो कंपोजिशन है इनको टैक्स इनवॉइस करने का अधिकार नहीं। इतना समझा रहा है ना। और आगे देखिए कह रहा है, और न स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और न सेल्स और परचेज इनवॉइस फाइल करना। अब अगर जो रेगुलर में है तो उनको ये गवर्नमेंट को दिखाना होगा कि हम परचेज अगर जो 10,000 का किए हैं, कितने का 10,000 का, इसको 15,000 का क्या किए हम, सेल किए। ये कौन दिखाएगा, रेगुलर डीलर। पता है क्यों दिखाएगा, क्योंकि परचेस करते समय हम 1,000 रुपए टैक्स दिए थे और सेल करते समय हम 1,200 रुपए टैक्स लिए हैं, तो बराबर हमको 200 रुपए जीएसटी पेमेंट करना। अगर ये पर्सनल सेल दिखाएंगे तभी तो निकलेगा ना, तभी निकलेगा। लेकिन जो कंपोजिशन में आएंगे इनको पर्सनल सेल वाइज कोई रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं। पूरे एक साल में एक ही बार दिखा देंगे कि हम 10,000 रुपए का टोटल टर्नओवर ही किए, आ रहा समझे ना। और 10,000 का 1% निकाल कर अपने गवर्नमेंट को पेमेंट कर, इनको कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं। और जस्ट उसके नीचे का ऐसे डीलर को केवल क्वार्टरली फाइल रिटर्न करना हो, और जो अगर जो आ गए आ जाएंगे कंपोजिशन में, वो कब जमा करेंगे, क्वार्टरली जमा करेंगे।
इतना क्लियर है ना। और क्वार्टरली बाद जब आगे जाएंगे तो देखिए नीचे दे भी रहा है कि ऐसे डीलर को आईटीसी प्राप्त नहीं होता है, और कह रहा है ऐसे डीलर को टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार नहीं, और कह रहा है ऐसे डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर, ना ही ये टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, ना ही आईटीसी प्राप्त होगा, और ना ही अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकते। कौन? कंपोजिशन। अगर जो आप भले से ही 100 रुपए खरीदे हैं और 5 रुपए टैक्स दे दिए हैं, तो जब आप सेल करेंगे तो सेल करते समय आपको जितना में बेचना वो बेचिए, आ रहा समझे ना, लेकिन ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आ रहा समझे ना। और ये टैक्स कलेक्ट करना चाहे इनको किस में जाना होगा? रेगुलर में जाना होगा। तो लगभग इतना क्लियर है ना। तो अभी हमने आपको सिर्फ क्या क्या बताया, रेगुलर क्या है और कंपोजिशन क्या है। रेगुलर को जीएसटी पेबल अमाउंट कैसे निकलेगा और कंपोजिशन का जीएसटी पेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, हो जाएगा ना। अगर जो पूछा जाए तो माइंड में बैठा लीजिएगा कि जब भी हम बिजनेस है और उसका टर्नओवर अगर जो 1.5% से अधिक है तो रेगुलर स्कीम में रहना होगा, और रेगुलर स्कीम में है तो जो जीएसटी होगा या तो मंथली या तो क्वार्टरली फाइल जमा करना होगा, और अगर जो रेगुलर में है तो इनको जीएसटी पेबल निकालने के लिए एक फार्मूला होगा, जो फार्मूला होगा टैक्स लायबिलिटी माइनस, और जो अमाउंट बचेगा वही जीएसटी पेबल अमाउंट निकल। इतना क्लियर है ना। और उसका बताया क्या, कंपोजिशन, यानी कि ऐसे डीलर जिनका टर्नओवर 1.5% से क्या होगा, कम होगा, वो किस में आएंगे, कंपोजिशन में। और जो भी कंपोजिशन में आ जाएंगे उनको कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं, और इनको आईटीसी प्राप्त नहीं, आया समझे ना। और इनका जीएसटी पेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, तो एक साल में जितना टर्नओवर करेंगे उसका मात्र 1% गवर्नमेंट को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। इतना क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग 2 चीज पढ़ के आइए, और अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कंपैरिजन बिटवीन रेगुलर डीलर एंड कंपोजिशन, कि अगर जो रेगुलर डीलर है और कंपोजिशन डीलर, इन दोनों में अगर तुलना किया जाए तो क्या अंतर आएगा, आ रहा समझे ना। तो फिलहाल आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए, ये बताएंगे आप लोग को अगली क्लास। उसका हम लोग का क्या है, इनवाइसिंग, और इनवाइसिंग के बाद से आ जाएगा एचएसएन कोड, एचएसएन कोड के बाद से खत्म, फिर नेक्स्ट लेसन।